हाय गाइस। आज हम लोग अपने 11th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जीवन की इकाई। क्या कोशिका जो है वो जीवन की इकाई होती है। यही चैप्टर का नाम है कि कोशिका जीवन की इकाई, और यही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हालांकि ये चैप्टर तो हम लोग के क्लास में 11th में चैप्टर बाद में आता है, लेकिन ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि चूंकि ये बेसिक है। कोशिका के बारे में आप लोग 8th में 10th में पढ़े रहते हैं कुछ थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग कोशिका से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम क्या है, कोशिका जीवन की इकाई। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोशिका है वही हमारे जीवन की क्या है, इकाई है। अगर इसलिए इकाई है, क्यों इकाई है कोशिका हमारे जीवन की, क्योंकि कोशिका से ही तो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। चाहे जितने भी लिविंग बींग्स हैं जिसमें जीवन है ना, जिसमें भी जीवन है, लाइफ है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, हायर एनिमल है, लोअर एनिमल है, सारी जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, जिसमें भी लाइफ है, उसका बॉडी किससे मिलके बना हुआ होता है, कोशिका से मिलके बना हुआ होता है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, जीवन की इकाई। क्योंकि अगर कोशिका नहीं रहेगा तो बॉडी ही नहीं बनेगा, है ना। सेल से ही तो, कोशिका से ही तो पूरा बॉडी बना हुआ है, और जब बॉडी है तभी तो लाइफ है ना। तो इसीलिए क्या है कि कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है। इसलिए कोशिका को कहा जाता है जीवन की इकाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चैप्टर का नाम पता चल गया आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहला चीज समझते हैं कि कोशिका, कोशिका है क्या। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कोशिका, कोशिका क्या है, तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, जितने भी जीव हैं उसके बॉडी के जीवों का क्या है, सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्यों है, क्योंकि कोई भी जो जीव है ना, हायर एनिमल से लेके लोअर एनिमल, या फिर हायर प्लांट से लेके लोअर प्लांट, है ना, कोई भी जीव है जिसमें जीवन है, उसका जो बॉडी बना हुआ है, उसकी जो संरचना है वो किस पे तैयार है, कोशिका पे ही तो तैयार है, कोशिका से ही तो बना हुआ है। तो पूरा जो ये संरचना तैयार है, ये किससे तैयार हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है संरचनात्मक। और जो संरचना पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है, तो इस बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है ना, वो भी तो कोशिका के अंदर ही हो रही है, कोशिका ही के वजह से हो रही है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है कि कोशिका जो है सभी जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्या है, एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये वर्ड आप लोग को समझ में आया होगा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी कोशिका हैं उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। ये बात तो आप लोग को पता होगी कि कोई भी जो कोशिका है जिससे बॉडी बना हुआ है, अब सारे ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप, सब कुछ एक साथ एक जैसा तो होता नहीं है। जितने भी एनिमल है, प्लांट है, तो हायर एनिमल है, लोअर एनिमल है, हायर प्लांट है, लोअर प्लांट है, तो सबका शेप साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, आकार अलग अलग होता है। वही बोला जा रहा है कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अपने साइज को हमेशा, आकार को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, नहीं होता। ये विभिन्न आकार की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक सर्कुलर है अगर, तो सारा कोशिका सर्कुलर ही होगा। ये विभिन्न आकार की हो सकती है, कोई सर्कुलर है तो कोई क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो प्लांट सेल है ना, और जो एनिमल सेल है, जो एनिमल सेल है ना, एनिमल मतलब जो जीव की जो कोशिका है ना, जीव कोशिका जो है, या फिर प्लांट कोशिका जो है ना, पौधा की जो कोशिका है, दोनों जो है वो कैसा होता है, दोनों का आकार अलग अलग होता है। जैसे कि गोलाकार और अंडाकार आदि आकार क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। और जैसे गोलाकार, अंडाकार, जैसे कि ये पौधा वाला है, इसका आकार देखिए आप लोग कैसा है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, आयताकार टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का है ना।
लेकिन वही हम लोग एनिमल सेल की बात करें, प्राणी कोशिका की बात करें, तो वहां पे देखिए कि इसका आकार कैसा है, सर्कुलर है ना। कैसा आकार है, सर्कुलर है ना। वही बोला जा रहा है कि कैसा दिख रहा है, ये गोल जैसा नहीं दिख रहा है, और इसका आकार देखिए आप रेक्टेंगुलर आयताकार टाइप दिख रहा है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जितनी भी कोशिका होती हैं, जितने भी जीव, जो भी जीव हैं, सबसे पहली बात कि उनका बॉडी, शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। इसीलिए कोशिका जो है क्या है, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चाहे जो कोई भी जीव है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये नहीं है कि कोई सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहेगा और कोई रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही पाया जाएगा। किसी भी शेप का, अलग अलग शेप का जो है कोशिका पाया जाता है, निश्चित आकार नहीं होता है। और जो विभिन्न आकार की हो सकती है, ये अलग अलग आकार की हो सकती है, जैसे कि गोलाकार, अंडाकार आदि, है ना। यहाँ तक आप लोगों को मेरे समझ से ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बाकी ये दोनों आप लोग को, ये पौधा कोशिका जो है ना, प्लांट की कोशिका का दिया हुआ है, और ये एनिमल की कोशिका का स्ट्रक्चर फिगर दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसमें कुछ डिफरेंस बताया गया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास, इसमें जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां पे हम आपको समझाएंगे इसको कि किसको क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग इस स्लाइड को समझेंगे फिर से। उसके बाद देखिए उत्तक। उत्तक क्या होता है, तो जब कोई कोशिका है ना, कोई कोशिका है, तो कोशिका जब एक है ना, कोई एक अकेला कोशिका है, तो इसको हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, कोशिका है ना, क्या है, कोशिका है ना, कोशिका है। लेकिन यही चूंकि एक कोशिका से बहुत सारा कोशिका अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, है ना, एक जगह बहुत सारी कोशिका इकट्ठा हो जाती है जब, है ना, जमा हो जाती है, बहुत सारी कोशिका एक जगह जब जमा हो जाती है, तो ये एक तरह का ग्रुप नहीं बन जा रहा है, ये सिंगल था, है ना, सिंगल था, है ना, एक ही था, लेकिन ये क्या ग्रुप नहीं बन जा रहा है। तो बहुत सारी कोशिका जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिका जब एक जगह पे जमा हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, है ना, मतलब बहुत सारी कोशिका जो है एक जगह ग्रुप बना लेता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। तो वही बोला जा रहा है, सामान्य कार्य व सामान्य संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जब एक जो ये कोशिका थी, यही कोशिका जो सामान्य कोशिका, ये नहीं अलग अलग कोशिका ले रहे हैं, एक ही कोशिका जो है, जो एक कोशिका है, इसी सामान्य कोशिका, इसी कोशिका के जैसा बहुत सारा कोशिका, है ना, जो कि समान है, संरचना समान संरचना वाली है ना। अगर मान लीजिए कि ये कैसा है, गोल है ना, गोलाकार आकार का है, तो अगर ये गोलाकार आकार की कोशिका है तो यही गोलाकार आकार की बहुत सारी कोशिका अगर एक जगह समूह बना लेगी, इकट्ठा हो जाएगी, समूह बना लेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सामान्य कार्य व सामान्य क्या संरचना वाले कोशिका के समूह को, किसको, समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि ये तो हम लोग समझ गए कि एक अगर है सेल, है ना, कोशिका है, और अगर बहुत सारे कोशिका को जब हम लोग समूह बना देते हैं, है ना, एक समान कोशिका को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसका समूह बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो कोशिका किसको कह रहे हैं और उत्तक किसको कह रहे हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ये तो जान लिए कोशिका क्या है, और बहुत सारे कोशिका जमा होके समूह बना लिया, उसी को हम लोग ऊतक बोले। लेकिन अब ये देखते हैं कि कोशिका की खोज, कोशिका जो है उसका कोई खोज तो किए होंगे ना। सबसे पहले कोई चीज का डिस्कवरी होता है, कोई देखते हैं, तब ना आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई चीज कोई देखते हैं, उसके बारे में पहले स्टडी किए होंगे, एग्जामिन किए होंगे, तब बताए हम लोगों को, तो हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसी तरह कोशिका के बारे में जो खोज किए, कोशिका का सबसे पहले कौन खोज किए थे, उसको कौन देखे थे, कौन खोज के लाए थे, और फिर उसका कौन स्टडी किए थे सबसे फर्स्ट टाइम, तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि 1665 में, कितने 1665 ईस्वी में की थी, है ना। कोशिका की खोज कौन की थी? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। कौन किए थे? साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। क्या था साइंटिस्ट का नाम? रॉबर्ट हुक था, जो कि 1665 में सबसे पहले किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका भित्ति की खोज की। सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। और कोशिका का खोज और कोशिका भित्ति का खोज, दोनों का खोज कौन सबसे पहले किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक है। उसके बाद थे, इनको बोला जाता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नहीं होगा, ल्यूवेनहॉक होगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की। लेकिन एक चीज बताया गया कि ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज जरूर की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक जो किए थे, है ना, रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज किए थे, है ना, रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे वो डेड सेल का किए थे, मतलब मृत कोशिका, है ना, मृत कोशिका। ये जीवित कोशिका की खोज नहीं किए थे, मृत कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो किए थे सबसे पहले, वो किस कोशिका का खोज किए थे? मृत कोशिका का। लेकिन जब एंट वॉन ल्यूवेनहुक आए, ठीक है, एंट वॉन ल्यूवेनहुक, है ना, ल्यूवेनहॉक, ये भी ऐसे बोलते हैं, एंट वॉन ल्यूवेनहुक। शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ हिंदी में, इंग्लिश में। तो एंट वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, वो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका, है ना, जीवित कोशिका का खोज अगर बोला जाए, जब भी अगर बोला जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक किए थे। सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम बात की जा रही है ना, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन किस में किए थे? मृत कोशिका में, डेड सेल में, है ना, डेड सेल में किए थे, ठीक है, मृत कोशिका डेड सेल में किए थे। लेकिन एंट वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को कौन देखे थे? ये एंट वॉन ल्यूवेनहुक देखे थे, ठीक है। सबसे पहले अगर जीवित कोशिका के बारे में, जिसमें लाइफ था, है ना, जीवित कोशिका के बारे में कौन देखे थे? सबसे पहले कौन स्टडी किए थे, खोज किए थे जीवित कोशिका का? एंट वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। तो अगर जीवित कोशिका की बात की जाएगी तो एंट वॉन ल्यूवेनहुक, और अगर नॉर्मल बात की जाएगी कि सबसे पहले कोशिका की कौन खोज किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन किसका? रॉबर्ट हुक किस कोशिका की खोज किए थे? जीवित कोशिका की खोज नहीं किए थे, मृत कोशिका के डेड सेल में उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। और एंट वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, वो जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को जीवन आधारभूत इकाई कहा। जो एंट वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, जो कि जीवित कोशिका के बारे में बताए, वही जो है सबसे पहले क्या बोले कि जीवन की इकाई, जीवन का आधारभूत इकाई किसको बताए? कोशिका को बताए, है ना। कोशिका को क्या बताए? जीवन की आधारभूत इकाई जो है वो सर्वप्रथम किसको बताए? कोशिका को बताए। कौन बताए? एंट वॉन ल्यूवेनहुक बताए, ठीक है।
यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि कोशिका किसने बताया, रॉबर्ट हुक, लेकिन वो मृत कोशिका में। अगर फिर हम लोग बात करें जीवित कोशिका तो एंटवॉन लुइनहुक, जो कि जीवित कोशिका के बारे में बताया। और कोई भी जो कोशिका है ना, एक कोशिका है तो उस कोशिका के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है। तो ये जो ह्यूगो वॉन मोल जो थे तथा जॉनसन पुरकेंजी ने कोशिका में जेली सदृश पदार्थ को प्रोटोप्लास्ट कहा। इसके अंदर कोई भी कोशिका जो है उसके अंदर एक जीवित जो है, लिविंग जो है, जीवित क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो कि जेली जैसा होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के टाइप जो है जेल, मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है लेकिन कलर उसका जो होता है वो पानी जैसा, मतलब कि कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब कि जेली जैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा गाढ़ा सा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को सबसे पहले जॉनसन पुरकेंजे, कौन देखे थे सबसे पहले, पुरकेंजे, उसके बारे में बताए थे कि जो कोशिका है उसके अंदर में क्या होता है, एक जेली के जैसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस कोशिका के अंदर जो जेली के जैसा पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे, प्रोटो, है ना, प्लास्ट, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इस कोशिका के अंदर जो जेली जैसा सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और इस जेली जैसा सब्सटेंस को प्रोटोप्लास्ट नाम कौन दिए थे, तो पुरकेंजी दिए थे। कौन दिए थे, पुरकेंजे, जॉनसन पुरकेंजे जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि कोई जो कोशिका जो है, सारी कोशिका में एक जेली जैसा सदृश पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। मेरे समझ से ये दो लाइन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो कोशिका की खोज कौन किए थे, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर बोला जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किए थे तो रॉबर्ट हुक किए थे, या ये बोला जाए कि डेड से मृत कोशिका की खोज कौन किए थे तो रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन अगर वही बोला जाए कि लिविंग, है ना, जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे तो एंटवॉन लुइन हुक किए थे। और जो भी कोशिका है उसके अंदर जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उस जेली जैसे पदार्थ को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जो जेली जैसा पदार्थ किसी भी कोशिका में पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, उसको प्रोटोप्लास्ट नाम सबसे पहले कौन दिए थे, पुरकेंजे दिए थे, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कोशिका के सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये अभी तक जो है, जो साइंटिस्ट आए वो सबसे पहले कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज जो है वो कौन किए, रॉबर्ट हुक किए, जो कि मृत के बारे में बताया, डेड सेल के बारे में उन्होंने स्टडी किया। फिर जो एंटवॉन लुइन हुक है उन्होंने जीवित सेल के बारे में स्टडी किया, लेकिन अभी किसी का स्टडी पूरा नहीं हुआ था, तब इसीलिए फिर से दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया, है ना, क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। तो कोशिका का सिद्धांत बोला जाता है। कोशिका का सिद्धांत क्यों बोला जाता है, तो कोशिका के सिद्धांत में क्या होता है कि कोशिका का सिद्धांत दो साइंटिस्ट मिल के दिए थे। कितने साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट मिल के दिए थे कोशिका का सिद्धांत। तो वो तो जो रॉबर्ट हुक थे वो डेड के बारे, सेल के बारे में बता दिए थे, डेड कोशिका, और फिर जो जीवित कोशिका के बारे में एंटवॉन लुइन हुक बताए। लेकिन अभी तक सारी कोशिका के बारे में, प्लांट किससे बना है, एनिमल किससे बना है, ये सब अभी पता नहीं चला था। तो फिर कोशिका का सिद्धांत दिया गया जिसमें दो और वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए। उन्होंने सबसे पहले, एक जो थे सिल्डन, एक का नाम था सिल्डन, दूसरे का नाम था श्वान। क्या था, एक का नाम था सिल्डन, दूसरे का नाम था श्वान। तो जो सिल्डन थे वो जर्मन क्या थे, बोटनिस्ट थे। क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अब जब वो वनस्पति वैज्ञानिक है तो वनस्पति वैज्ञानिक में क्या होता है, वनस्पति के वैज्ञानिक क्या करेंगे, वो तो वनस्पति, प्लांट के बारे में ही तो पढ़ेंगे, है ना, प्लांट के बारे में बताएंगे। तो जो वनस्पति वैज्ञानिक थे सिल्डन, उन्होंने सबसे पहले प्लांट की कोशिका के बारे में बताया कि प्लांट जो है
है ना। पौधा जो है वो एक कोशिका से मिलके बना हुआ है। पौधा जो है किससे मिलके बना है? कोशिका से। पौधा का जो पूरा शरीर है, जो पौधा है, वो पौधा किससे मिलके बना है? कोशिका से मिलके बना है, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट जो स्वान थे, वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, है ना। क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो उनका कहना था कि जो जितने भी एनिमल हैं, है ना, जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव जो हैं वो कोशिका से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। क्या बोले कि सारे जीव का जो शरीर है ना, सारे जीव किससे मिलके बने हैं? कोशिका से मिलके बने हुए हैं। तो दो साइंटिस्ट हैं, सिलेन और श्वान, ठीक है। तो सब सन 1838 में एक जो साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। अब जब वनस्पति वैज्ञानिक थे तो वो किसके बारे में बताए होंगे? पौधे के बारे में बताए होंगे। वैज्ञानिक थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक मैथ्यूस सिल्डन। उनका नाम क्या था? सिल्डन था, है ना। ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि पौधा विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पौधे होते हैं, जब ये वनस्पति वैज्ञानिक थे तो इन्होंने बहुत सारे पौधे के बारे में, बहुत सारे पौधे को देखा और उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में स्टडी किया। और जब बहुत सारे पौधे को जब उन्होंने अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जितने भी पौधे हैं ये बहुत सारे अलग अलग कोशिका से मिलके बने हैं। एक ही कोशिका से मिलके नहीं बने हैं, अलग अलग कोशिका से मिलके बने हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? विभिन्न प्रकार के कोशिका से मिलके बने हैं, है ना। उसके बाद लगभग इसी समय 1838 में ही एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक। क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, है ना, जो कि एनिमल के बारे में, ठीक है, जीव के बारे में बताए। तो एक जो दूसरे साइंटिस्ट आए 1838 में ही, वो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे, जिसको कि थियोडोर स्वान बोलते थे। उनका नाम क्या था? आप शॉर्टकट में सिल्डन और स्वान, ये दो याद रख सकते हैं, एक सिल्डन और दूसरा यहाँ पे क्या? श्वान, ठीक है। अगर ये पूरा नाम याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले वनस्पति वाले आए, वो क्या बोले? सिल्डन, कि सारे जितने भी पौधे हैं वो अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के क्या है? कोशिका से मिलके बने हैं। उसके बाद उसी ईस्वी में 1838 में ही एक दूसरे वैज्ञानिक थे, जो कि ब्रिटिश में अपना एक अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने किस पे अध्ययन किया? प्राणी पे अध्ययन किया। और उन्होंने क्या बोला, जो जिनका नाम क्या था? श्वान था, ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम जीव द्रव्य कला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला कहते हैं। तो ये जो श्वान थे, इनका भी यही कहना था कि जितने जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि जो जंतु कोशिका है ना, जितने जंतु है वो भी किससे मिलके बने हुए हैं? कोशिका से ही मिलके बने हुए हैं। लेकिन एक जो जंतु कोशिका है, उन्होंने ये बात भी बताई कि ये जो जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका का जो ये वाला बाहर वाला जो ये भाग है ना, इस परत को, एक पतली जंतु कोशिका के बाहर, है ना, क्या बोली जा रही है? जंतु कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है। बाहर क्या होती है? एक पतली परत मिलती है। जितने भी जंतु कोशिका है उसके बाहर क्या है? एक ये पतली परत है। और इसी परत को क्या कहा उन्होंने? जीव द्रव्य कला। क्या कहा उन्होंने? जीव द्रव्य, है ना, जीव द्रव्य कला, है ना, जीव द्रव्य कला कहा। और जीव द्रव्य कला क्यों? क्योंकि ये जो है इसके अंदर क्या रहता है? जीव द्रव्य रहता है ना। और बीच में सेंटर में, यहाँ पे मध्य में क्या रहता है? एक केंद्रक रहता है ना। कोई भी कोशिका में क्या रहता है? इतना चीज तो रहता ही है ना। तो ये जो है एक पतली परत, कोई भी जंतु कोशिका की जो ये बाहर से जो ये पतली परत पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला कहते हैं। यहाँ तक मेरे समझ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेल थ्योरी कौन दिए थे? एक सिल्डन थे और दूसरे कौन थे? श्वान थे। दोनों ने मिलके कौन क्या दिए? सेल थ्योरी दिया, मतलब कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसमें कि सिल्डन जो है वो प्लांट के बारे में बताए और जो श्वान थे वो किसके बारे में? प्राणी के बारे में बताए, प्राणी कोशिका के बारे में बताए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में
आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे देखिए। पहली बार रुडोल्फ विर्चॉव ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववत कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, विर्चॉव ने सिल्डन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है। तो वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत किस प्रकार है वो आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले ये इस लाइन का मतलब समझिए कि कोशिका सिद्धांत कौन दिए, सिल्डन और श्वान मिलके दिए। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत कौन दिए, सिल्डन और श्वान दिए। सिल्डन किसके बारे में बताया, वनस्पति के बारे में, और वनस्पति कोशिका के बारे में, और श्वान जो थे वो किसके, जंतु कोशिका, प्राणी कोशिका के बारे में बताए। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, क्योंकि वो दोनों ने सिर्फ सेल थ्योरी दिया है ना, कोशिका का सिद्धांत दिया कि कोशिका किसका बॉडी, मतलब कि प्लांट कैसे बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्लांट जो है, पौधा जो है वो भी कोशिका से बना हुआ है। श्वान है वो बोले कि जो एनिमल है, जीव है, वो भी कोशिका से बना हुआ है। बस इतना ही उन्होंने बताया। लेकिन चूंकि कोशिका से बना हुआ तो है, लेकिन एक कोशिका से दूसरे कोशिका का जो निर्माण हो रहा है, मतलब कोशिका आ कहां से रहा है, कोशिका का जो विभाजन हो रहा है, इतनी सारी कोशिका कहां से आ रही है। तो ये रोडोल्फ विर्चॉव नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया। कौन, पहली बार रोडोल्फ विर्चॉव नाम के एक साइंटिस्ट आए, है ना, वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या बताया कि कोशिका विभाजित होती है ना, एक कोशिका से दूसरा कोशिका आखिर आ कहां से रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो पहले से जो कोशिका है, जो पहले एक कोशिका है, यही कोशिका क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, और इसी एक कोशिका से दो कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसी एक कोशिका से दो कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये कौन बताए, रोडोल्फ विर्चॉव नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। कैसे होता है, कोशिका विभाजित करती है ना, विभाजित होती है और फिर क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और परिवर्तित कोशिका में विभाजित होते विर्चॉव ने सिल्डन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित किया, क्योंकि सिल्डन और श्वान तो सिर्फ इतना बता दिए थे कि वो बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। उसी को ये आगे रूपांतरित करके देखे कि ये जो बना हुआ तो है ना, लेकिन एक सेल से दूसरा सेल, जो एक कोशिका से दूसरा कोशिका आ कहां से रहा है। तो यही उन्होंने रोडोल्फ विर्चॉव बताए कि ये जो है एक कोशिका ही जो है, यही एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करती है। ये बात कौन बताए थे, रोडोल्फ विर्चॉव बताए थे। ठीक है, वही बताए कि सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार से है। तो वर्तमान समय में रोडोल्फ विर्चॉव ये बता दिए कि एक कोशिका से विभाजित करके ही क्या करती है, दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये टर्म कौन बताए, इस लाइन को कौन बताए थे, रोडोल्फ विर्चॉव बताए थे। लेकिन इन्होंने और बताया कि कोशिका सिद्धांत जो है उसको रूपांतरित किया और आगे बताएं कि और हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, है ना। तो और उन्होंने क्या क्या बताया, सबसे पहले उनका कहना था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। उनका क्या कहना था कि जितने भी जीव हैं धरती पे, अर्थ पे, वो सारे किससे मिलके बने हुए हैं, कोशिका से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सारे जीव किससे मिलके बने हुए हैं, कोशिका से मिलके बने हुए हैं, और कोशिका से मिलके बने हुए हैं, और कोशिका से ही क्या करते हैं, उनका उत्पादन हुआ है। ठीक है, कोशिका, सभी जीव जो है, जितने सारे जीव हैं वो किसके मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं, और तथा कोशिका के ही उत्पाद होते हैं। मतलब एक कोशिका, पहला जो जीव है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ, और यही कोशिका जो है जब विभाजित होके और सारा कोशिका जो बना रहा है, तो क्या कर रहा है कि सभी जीव कोशिका से मिलके बने होते हैं, और कोशिका का ही क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। मतलब कोशिका से ही दूसरे, एक कोशिका ही दूसरा कोशिका निर्माण बन रहा है। वही बात बोली जा रही है कि कोशिका के ही उत्पाद के बने होते हैं। ठीक है, नई कोशिका पूर्ववत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो नई कोशिका जो बन रही है वो क्या अलग से कहीं से आ रहा है, नहीं ना। इसी जो पूर्ववत कोशिका जो है, ये पुरानी वाली जो कोशिका है, इसी से तो ये नई कोशिका बन रही है ना। वही बोली जा रही है कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में कि क्या होता है कि सभी कोशिका क्या होती है, कोशिका से ही मिलके बना हुआ होता है। सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से के बने होते हैं। और या कोशिका के उत्पाद, जो कोशिका से जो उत्पाद हो रहा है, कोशिका का उत्पादन हो रहा है, वो भी कोशिका से ही हो रहा है। वही बात नीचे जो बोली जा रही है उसका भी मतलब लगभग एक ही है कि नई कोशिका पूर्वत कोशिका, जो नई कोशिका बन रही है वो किससे बन रही है, वही पुरानी वाली कोशिका का में ही ना विभाजन होकर नई कोशिका बन रही है, वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है। उस समय जो वीरकाओ आए है ना, उन्होंने ये सारी बात बताई कि ये ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो वो बताए कि कोशिका का उत्पाद है और नई कोशिका से ही क्या होती है। लेकिन वर्तमान समय में और भी उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया गया और बताया गया कि यही चीज है कि सभी जीव जो है, जितने भी जीव हैं, वो कैसे किसके बने हुए होते हैं, कोशिका के ही बने हुए होते हैं या फिर कोशिका के उत्पाद के बने हुए होते हैं। ठीक है, और नई कोशिकाएं पूर्वत कोशिकाओं से बनी होती है। ये लाइन तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ लिए थे। तो ये लाइन जो है ये वर्तमान समय में हम लोग इसी को अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग का, बाद में कोई दूसरे साइंटिस्ट आए अगर फ्यूचर में और फिर कुछ बदल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तो फिलहाल यही सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, कोशिका विभाजन का यही सिद्धांत अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और फिलहाल अभी यही चल भी रहा है। ठीक है, वैसे तो रोज रोज नई रिसर्च होती है तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस वगैरह आती है, तो हो सकता है कि आगे अलग कोई वैज्ञानिक आए, है ना, लाइफ में फ्यूचर में, और फिर ऐसा कुछ चेंज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कोशिका के प्रकार। इससे पहले अभी तक हम लोग इसके बारे में क्या पढ़े कि कोशिका क्या है ना। पहले ये जाने कि कोशिका क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है किसका, हमारे जीवन का, है ना। उसके बाद हम लोग जाने कि कोशिका जो है वो उसका सिद्धांत, मतलब कोशिका को सर्वप्रथम किसने, मतलब कोशिका का खोज किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले कोशिका का खोज किए। लेकिन रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए थे वो किस कोशिका के किए थे, वो कोशिका मृत कोशिका थी, डेड कोशिका थी, है ना। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए एंटवान लुईन हुक, उन्होंने बताया किसके बारे में, जीवित कोशिका के बारे में, है ना। उसके बाद जो है जीवित कोशिका के बारे में बताया। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने किसके बारे में बताया कि उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है ना, पुरकेंजे जो साइंटिस्ट थे वो बताए कि जो भी कोशिका है उसके अंदर कुछ जो है जेली जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और वही प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो कौन साइंटिस्ट दिए थे, पुरकेंजे बताए, है ना। यहाँ तक हम लोग जान लिए। फिर उसके बाद बोला गया कि सेल थ्योरी दिया गया, है ना। तो सेल थ्योरी में जो है मतलब कोशिका के सिद्धांत में दो साइंटिस्ट आए, है ना, दो वैज्ञानिक आए, एक सिल्डन और एक श्वान। जो कि सिल्डन बताए किसके बारे में कि जितने भी पौधा है उसका वो जो है किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। फिर श्वान है, उन्होंने बोले जितने प्राणी है वो किससे मिलके बने हुए हैं, कोशिका से मिलके बने हुए हैं। फिर इन दोनों ने मिलके एक कोशिका का सिद्धांत दिया, है ना। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं प्रूव किए, ये नहीं बता पाए कि आखिर एक कोशिका से मतलब दूसरा कोशिका आ कहां से रहा है। तो फिर उसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए रॉडा बिरका, उन्होंने बताया कि एक कोशिका से ही दूसरे कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ही वही कोशिका जो है, पुरानी कोशिका विभाजन करती है और फिर नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ये सारी बातें पढ़ लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कौन होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, तो उसमें जो ये प्रो है ना, इस प्रो का मतलब क्या होता है, इस प्रो का मतलब होता है क्या, फॉल्स, है ना, पुराना, पूर्व, है ना, या फिर पुराना, है ना।
और जो यूकैरियोटिक होता है ना, एक क्या है, यूकैरियोटिक। तो ये जो यूकैरियोटिक होता है, इस यू का मतलब होता है ट्रू, है ना, मतलब सत्य। क्या होता है, सत्य, है ना। मतलब ट्रू और सत्य मतलब क्या हो जा रहा है, ये जो प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रो का मतलब होता है पूर्व, और ये जो कैरियोन है ना, कैरियो है ना, कैरियो है, तो ये जो कैरियोन होता है, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। कैरियोन का मतलब क्या होता है, केंद्रक, है ना, केंद्रक। और ये जो कैरियोन है, इसमें भी है ये कैरियोटिक, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले कोई भी जो कोशिका होती है, एक कोशिका जो होती है, उस कोशिका के मध्य में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक होता है। और ये जो कोशिका है, इसका जो ये आउटर लेयर होता है, ये किससे मिलके बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। किससे मिलके बना हुआ होता है, कोशिका, है ना, कोशिका भित्ति, इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। और बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। और कुछ क्या होता है इसमें, जेली जैसा क्या होता है, पदार्थ होता है, जिसको क्या प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, ठीक है, जीव द्रव्य बोल रहे थे। तो ये जो केंद्रक होता है, अगर किसी कोशिका में ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक को अगर हम अलग से बनाए, इसी केंद्रक को अगर हम उठा के यहाँ पे बनाए स्ट्रक्चर, तो ये केंद्रक को यहाँ पे अगर हम बनाए, तो ये केंद्रक कुछ इस टाइप से दिखता है। वैसे उतना अच्छा से नहीं, बस हम ऐसे आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। और इसी केंद्रक के बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, मतलब सारे जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि अनुवांशिकी, अनुवांशिक क्या, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है ना, ये सारा क्या होगा, गुणसूत्र है ना, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो कोई जो केंद्रक है, उस केंद्रक का ये जो बाहर से ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस लेयर को, मान लीजिए कि ये लेयर, आगे हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर एक लेयर है ना, इसके अंदर जो कुछ भी पदार्थ है वो इस लेयर से क्या है, कवर है, और उसके अंदर में वो पदार्थ है ना, इस लेयर्स के ये इस तरह से कवर है, और इसके अंदर में ये पदार्थ पाया जा रहा है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसको कहा जाता है पूर्व या पुराना। तो जो पूर्व या पुराना, तो प्रो का मतलब होता है पूर्व या पुराना, और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो वैसी कोशिका, कैसी कोशिका, वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक है वो बहुत पुराना है ना, क्या है, पुराना है, उसमें जो है केंद्रक उतना ट्रूली नहीं पाया जा रहा है, मतलब एक केंद्रक में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ नहीं पाया जाता है। इतना अच्छा वेल डेवलप जो होता है, एक पूर्ण वाला केंद्रक, वेल डेवलप केंद्रक वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो ये यूकैरियोटिक होता है, यू का मतलब होता है सत्य, है ना, ट्रू, और कैरियोन का मतलब केंद्रक। जो ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ये कोशिका जो है, इसका केंद्रक बिल्कुल कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, मतलब जैसा होना चाहिए, ये वाला जो केंद्रक है, इसमें जो कुछ भी पाया जाना चाहिए वो सब कुछ पाया जा रहा है। तो वेल डेवलप जो ये केंद्रक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। जिसका केंद्रक जो होता है वो क्या होता है कि फुल्ली, पूरा, पूर्ण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और जिसका केंद्रक जो होता है पूर्ण नहीं होता है, आधा अधूरा होता है, मान के चलिए, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरी समझ से आपको बात समझ में आई होगी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, है ना। क्या होता है? प्राचीन, मतलब अभी मैं बताई ना, प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन, मतलब पुराना, है ना, बहुत पुराना है, पूर्व का है। अब बताइए कि प्रोकैरियोट में जो है वो जनरली बहुत स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो आते हैं, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, अमीबा। तो ये सारा जो सिंगल सेल का एक कोशिका से मिल के जो बनी हुई होती है ना, बने हुए जो जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। अब ये इतना छोटा सा प्राणी है बैक्टीरिया वगैरह, उसको इतने वेल डेवलप क्या केंद्रक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उतना सारा लेके करेगा क्या? उतना वेल डेवलप उसका जो केंद्रक जो है वो इतना छोटा सा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उतने जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिकी वगैरह उतना नहीं पाया जाता है। इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इतना छोटा सा प्राणी है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। और हम लोग जो है यूकैरियोट में जो भी प्राणी आते हैं, जो हायर ये आते हैं, उसका कोशिका एकदम वेल डेवलप होता है, पूर्ण होता है। इसलिए होता है क्योंकि इतने बड़े जो कॉम्प्लेक्स इसको लेके, सिस्टम को लेके चल रहे हैं, है ना, तो उसको मेंटेन तो करना होता है ना। तो उसमें उसके लिए उतना सारा क्या चाहिए होता है? उतना सारा अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है, डीएनए आरएनए वगैरह, है ना। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होती है उसकी कोशिका वेल डेवलप होती है, पूर्ण होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की कोशिका कैसी होती है? अपूर्ण होती है ना, प्राचीन होती है। तो वही बोला जा रहा है कि प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्राचीन, तथा करियोन, कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है क्या होता है? केंद्रक। कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। अतः प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसका केंद्रक प्राचीन प्रकार का है। कैसा है? जिसका केंद्रक प्राचीन प्रकार का है। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इससे पहले मैं बताइए आपको नेक्स्ट क्लास में, इसमें सत्य केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अत्यंत सरल प्रकार की होती है तथा काफी तेजी से विभाजित होती है। इसलिए क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका अत्यंत सरल होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, उसमें जो है जीवाणु वगैरह उसमें पाया जा रहा है। उसी में बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। तो इसलिए क्योंकि इसका क्या है कि कितना छोटा सा प्राणी है। अब जब उतना छोटा सा प्राणी है तो उसको काफी सरल होगा ही, वो उसको उतना कम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अत्यंत सरल होता है, इसी वजह से इतना छोटा सा प्राणी है तो ये इसका विभाजित जो करता है ये भी बहुत तेजी से क्या करता है? मतलब जल्दी जल्दी करता है। विभाजित करने में इसको क्या समय ज्यादा नहीं लगता है, विभाजित भी जल्दी से कर लेता है। तो यही बात बोली जा रही है कि अत्यंत सरल प्रकार की होती है तथा काफी तेजी से विभाजित होती है। ठीक है, काफी तेजी से ये क्या करता है? विभाजित करता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले आवरण जो कोशिका को चारों ओर से घेरे होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आवरण होता है जो कि चारों ओर से इसको घेरे हुए रहता है ना, ये जो आवरण है जो कि घेरे हुए रहता है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अभी मैं बताई थी, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो कौन से कोशिका होते हैं? जीवाणु कोशिका, है ना। जीवाणु कोशिका में जनरली क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, और एक जो कि जीवाणुओं में, और एक क्या है कि जटिल रासायनिक कोशिका होती है। जटिल क्या होती है? एक जटिल रासायनिक कोशिका होती है। आवरण मिलता है जीवाणुओं में। कोशिका, जो जीवाणु का जो कोशिका होता है उसका आवरण जो होता है, ये जो ऊपर से जो आवरण होता है ये काफी क्या होता है? जटिल होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये दो लाइन जो है ये मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें। अब देखिए, अब क्या बोला जा रहा है?
यहाँ तक दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए थे कि जटिल, उसका जो आवरण होता है वो काफी जटिल होता है। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या बोला जाए, आवरण दृढ़तापूर्ण बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है ना, जैसे कि जीवाणु, है ना। उदाहरण में अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, नील हरित शैवाल या फिर नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसी को पीपीएलओ भी बोला जाता है, पीपीएलओ भी बोला जाता है ना। तो यही माइकोप्लाज्मा जो है ये सब क्या है, ग्रिड एक्स के ऊपर जो एक संरचना होती है, क्या होती है, काफी जो है इसके ऊपर जो ये संरचना होती है, ये जो संरचना होती है ये किसका मिलके बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का मिलके बना होता है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का मिलके बना हुआ होता है। और जिसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात उसके बाद कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो बैक्टीरिया का आपका फिगर है, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट जो भी होते हैं वो इसी टाइप के होता है ना, बैक्टीरिया, फ्लैजेलम में कोई भी प्रोकैरियोट में क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया ही आएगा, उसी का आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो ये बाहरी आवरण होता है ना, बाह्य आवरण, तो मान लीजिए कि कोई जीवाणु है ना, उसकी जो कोशिका है उसके आउटर में जो ये जो लेयर होता है, ये सबसे पहला लेयर किसका होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का होगा, किसका होगा, ग्लाइको क्या, ग्लाइकोलेक्स, है ना, ग्लाइकोलेक्स का होगा। ये जो कोशिका है ये किसका बना होगा, सबसे पहला आउटर परत जो है, आउटर बाहर वाला परत क्या होगा, ग्लाइकोलेक्स का होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति, इसके अंदर जो ये होगा ये कौन सा लेयर होगा, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर होगा वो क्या होगा, कोशिका क्या भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति के अंदर जो आपका क्या है, जीव द्रव्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है ना। जो द्रव्य पाया जाता है ना, हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले वाले स्लाइड में कि क्या पाया जा रहा था, जो जेली जैसा पदार्थ पाया जा रहा था उसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। तो कोई भी कोशिका है जो जीवाणु का, उसका आउटर जो होता है बाहरी परत, उसका किस चीज का बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का, उसके भीतर कोशिका भित्ति होगी और तब ये उसके अंदर जो जेली लाइक पदार्थ होगा उसको जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। और उदाहरण में प्रोकैरियोट के उदाहरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बोली जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से जीव आते हैं जिनका की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है, तो जैसे कि जीवाणु है, नील हरित शैवाल है या फिर माइकोप्लाज्मा, ये सब किसमें आते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरी समझ से आपको क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक समझ लिए हम लोग, अब समझते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, जीवाणु नील हरित शैवाल एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी पादप एवं जंतु कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि जो जीवाणु वगैरह है ना, छोटा सा वो प्राणी है तो छोटी सी उसकी कोशिका होती है ना, तो वो उसमें छोटा सा उसमें केंद्रक नहीं भी पाया जाता है ना, प्राचीन पुराना केंद्रक है उतना विभाजित करके बना लेता है, उसको जरूरत ही नहीं है उसका, है ना, बहुत सरल सा विभाजन होता है उसमें। लेकिन जो यूकैरियोट में आते हैं, यूकैरियोट में जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है ना, वो प्राणी आते हैं, सभी पादप, जो भी पादप है या जंतु है ना, पादप या जंतु, तो मतलब पौधा है या प्राणी, हम लोग जो जंतु को आते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ये सब इस यूकैरियोट्स में आते हैं, है ना। तो हम लोगों के अंदर जो ये है वो तो काफी कम्प्लेक्स है ना, सिस्टम जो चल रहा है वो काफी कम्प्लेक्स है, विभाजन भी थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम से होता है ना, तो इतना सरल विभाजन तो है नहीं। तो वही बोला जा रहा है कि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट का मैं आपको बताई थी इससे पहले कि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है ना। तो उसमें कौन कौन आते हैं, तो जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीन किसका था, ये तीनों हम लोग किसमें पढ़े, प्रोकैरियोट में पढ़े कि उसका एग्जाम्पल था। उसको छोड़ देते हैं अगर जब हम, तो जितने भी पादप
अर्थ पे जितने भी पादप हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? यूकैरियोट में आ जाते हैं। किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। वो सारे जो इनका जो कोशिका होता है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होता है। एग्जाम्पल में जैसे लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है आदि उपस्थित होते हैं। तो इनका जो कोशिका होता है उसमें ये लवक भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, गोल्गी भी पाया जाता है। ये सब कुछ इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और तब जो ये कोशिका बनता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब कुछ पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि केंद्रक भी फॉल्स पाया जाता है, मतलब केंद्रक भी क्या होता है? पुराना प्राचीन तरह का होता है, उतना वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में आप लोग को। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल, ये तो पीछे बैक चलेगा, तो इसका आगे हम लोग देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स का क्या है, कुछ डिफरेंस है ना, अंतर बताया गया है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम लोग समझ लिए कि प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। तो उसका आपके जो है कुछ डिफरेंस, अंतर समझ लीजिए। देखिए अंतर अब जब पढ़ लिए हैं तो अंतर तो तुरंत आ जाएगा समझ में। इसमें सत्य केंद्रक, कैसा केंद्रक पाया जाता है? सत्य केंद्रक का अभाव होता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोट वाला है, प्रो का जो केंद्रक था वो कैसा था? प्राचीन था, पुराना था, है ना, सत्य नहीं था। उसका केंद्रक क्या था? सत्य नहीं था। इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। जब केंद्रक कला, ये जो सेल है ना, कोशिका है, इसके अंदर जो ये केंद्रक है, तो केंद्रक कला मतलब ये जो केंद्रक का बताए थे कि इस तरह से ऐसा ऐसा था ना, ये बनाए थे जो हम फिगर, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये इसमें पाया ही नहीं जाता है। क्या होता है? इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं कैसे, बट ऊपर नीचे हो गया। तो इसमें केंद्रक का अभाव होता है और केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम यही यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें जो है ये जो केंद्रक होता है, इसका कैसा केंद्रक होता है? पूर्ण केंद्रक, विकसित पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट में। केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक कला द्वारा घिरा होता है। ये जो केंद्रक कला है, इस केंद्रक कला के द्वारा क्या होता है? केंद्रक घिरा हुआ होता है। ठीक है, केंद्रक कला के द्वारा केंद्रक घिरा हुआ होता है। ठीक है, देखिए ऊपर हो गया। तो इनमें केंद्रक जो है, केंद्रक का अभाव होता है और केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोट में जो ये केंद्रक होता है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों तरफ केंद्रक कला द्वारा ये घिरा रहता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, प्रत्ययी जालिका आदि नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट जो छोटा सा प्राणी था, उसमें इतना कुछ पाने का, उसमें होने का जरूरी ही नहीं है, सरल सा छोटा सा जीवाणु है, तो इसलिए उसमें इतना कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, जिसके में जितने पौधे या हम लोग बने हुए हैं, तो हम लोग तो काफी कम्प्लेक्स है ना, बना हुआ है जो भी पौधा या जीव है, तो उसका जो कोशिका होती है उसमें कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी, ये सारे जो भी कोशिका का क्या है, ऑर्गेन है, ये सारा क्या होता है? उसमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इनमें श्वसन मीजोजोम के द्वारा होता है। जो प्रोकैरियोट जो होती है उसमें जो उसका जो कोशिका है उसमें जो श्वसन होता है उसमें एक इस तरह से बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम, और उसी मीजोजोम के द्वारा ही श्वसन होता है। किसके द्वारा? मीजोजोम के द्वारा श्वसन होता है। लेकिन इनमें मीजोजोम किसके द्वारा होता है? इसमें जो श्वसन होता है, मतलब यूकैरियोट में जो श्वसन होता है, ये किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, यूकैरियोट में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और प्रोकैरियोट में जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है, ये प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का प्रकार का होता है। लेकिन वही हम राइबोसोम की बात करें, है ना, अगर यूकैरियोट में, तो उसमें 70S व 80S दोनों प्रकार का क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट बोले तो इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है। जो यूकैरियोट है उनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें रिक्तिका पाई जाती है। इसमें बहुत कुछ चीज हो सकता है आप लोग को अभी समझ में अंतर वाले में नहीं पाया, क्या पाया जा रहा है क्या नहीं पाया जा रहा है, हो सकता है इन सब नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा होगा, नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आगे आप लोग को ये सारी चीजें जब अलग से हम लोग ऑर्गेन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे आप यहाँ भी देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो फिगर है उसका क्या अंतर है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में दिया हुआ है,
है और फिगर थोड़ा विजिबल नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि देखिए ये यूकैरियोट का कोशिका है ना, तो ये जो कोशिका है इसके चारों ओर क्या है, कोशिका क्या पाया जा रहा है आपका, केंद्रक का जो ये पाया जा रहा था आपका, है ना, आउटर पाया जा रहा था ना, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा था, है ना। और एक जो आउटर उसमें जो था मीजोजोम, जिसकी वजह से श्वसन हो रहा था, वो जो आउटर इसका जो यहाँ पे एक पाया जाता है, ये वाला लेयर यहाँ पे मीजोजोम, इसी के द्वारा क्या होता है कि श्वसन करता है ये। लेकिन इसमें ऐसा कुछ जो होता है ये नहीं पाया जाता है। ये यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, चूंकि फिगर ब्लर है उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है, यूकैरियोट में श्वसन होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट में इससे होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से इसको हम लोग क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि जब अभी हम लोग सारे ऑर्गन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारे ऑर्गन के बारे में जब हम लोग एक एक करके पढ़ने लगेंगे ना, कि कोशिका के अंदर जो जितने सारे कोशिका के ऑर्गन पाए जाते हैं, है ना, वो सारे के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके पता चल जाएगा कि राइबोसोम किसको कहते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं। हो सकता है ये अभी नहीं समझ में आया हो, है ना। वैसे हम लोग को 8 में और 9th 10th में भी ये पढ़ना होता है बेसिक, कि कोशिका क्या है और कोशिका के अंदर जो उसका कोशिका द्रव्य या फिर जितने ऑर्गन पाए जाते हैं उसके, ये सारे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लवक, प्लास्टिड, ये सब तो हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं। लेकिन अभी मेरे समझ से ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी, पूरा बेसिक था। आगे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो नहीं समझ में आई होगी तो सारे ऑर्गन को जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं।